हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दूध की कीमत निर्भर करती है। दूध की कीमत किस पर निर्भर करेगी? ऑप्शन नंबर ए वसा की मात्रा, बी प्रोटीन की मात्रा, सी लैक्टोज की मात्रा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध की जो कीमत होती है वो वसा की मात्रा पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी CIS, सी स्विट्जरलैंड, डी भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इंडिया है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है इन वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य। भारत का कौन सा स्टेट जो है दूध उत्पादन में अग्रणी है? पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, यूपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो सफ़ेद क्रांति वो संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से, नीली क्रांति मछली पालन मत्स्यिकी से, पीत क्रांति जो है तिलहन से, और हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है। पोषण के अनुसार अंडा एक किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, असंतृप्त वसी अम्लों का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडा सभी का एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस तथा असंतृप्त वसी अम्ल। अगला प्रश्न है, मांस एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, लोहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सभी। तो ये सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य जिनमें गोवध की हत्या की अनुमति मिली हुई है। तो दो स्टेट हैं, केरल और पश्चिम बंगाल। केरल और पश्चिम बंगाल इंडिया के दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ गोवध की अनुमति मिली हुई है। अगला प्रश्न है, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध खीस कहलाता है। उपरोक्त सही है गलत? तो राइट हो जाएगा, गाय या भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का जो प्रथम दूध होता है वो खीस कहलाता है। राइट है ये। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोलेस्ट्रोवेक्सिन, फेरिटिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग होता है और लाल होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, CO2, SO2, CO। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन जो है CH4। ये बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किसके सहयोग से तैयार की जाती है? फीता, क्रम, फ्लैटवर्म, गोलवर्म, केचुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केचुआ होता है, इसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, DNA में राइबोस शुगर पाई जाती है जबकि RNA में डीऑक्सीराइबोस। तो ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। DNA में डीऑक्सीराइबोस होती है जबकि RNA में राइबोस होती है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। इधर हार्मोन दिए हुए हैं, इधर स्रोत दिए हुए। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथ से निकलेगा, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय से, थायरॉक्सिन निकलेगा थायराइड से। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा। अगला प्रश्न है, चौपायों के आमाशय कितने भागों में बटे? जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? 4। अगला प्रश्न है हमारा, इधर नस्लें दी हुई दुधारू, इधर उनके प्रकार दो। दुधारू नस्ल कौन सी? इसमें जो साहीवाल है वो दुधारू नस्ल है। भार ढोने वाली अमृतमहल है। डुअल पर्पज हो गई देवनी विदेशी है। होल्स्टीन फ्रीजियन। दुधारू नस्ल हमारी साहीवाल है, भार ढोने वाली अमृतमहल, डुअल पर्पज यानी द्विप्रजनसी नस्ल देवनी विदेशी, होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, रोग जिनका पशुओं से मानव या मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाते हैं। वे रोग जिनका जो है मानव से पशुओं में तथा पशुओं से मानव में संचार होगा वो जो अनोटिक्स डिजीज कहलाएंगे। वे डिजीज जिनका मानव से पशुओं या पशुओं से मानव में संचार होता है जो अनोटिक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन एक गरीब की गाय कहलाती है? गरीब की गाय किसको बोलते हैं? भेड़, बकरी, भैंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बकरी है जो पुअर मेंस काऊ कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं कहलाएंगी भार ढोने वाली। केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं भार ढोने वाली कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर निकोलस एपर, डब्ल्यू लुईस पाश्चर, कोई नहीं, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुईस पाश्चर। पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत लुईस पाश्चर ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा डिजीज जिसमें वायरस जनित नहीं? एफएमडी जो है फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी वायरस से होता है। रेंडर पेस्ट, पोंका रोग, ये भी वायरस से होता है। और छोटी माता जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये भी वायरस डिजीज है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पैराट्यूबरकुलोसिस जो है ये वायरस डिजीज नहीं है। अगला प्रश्न इसमें ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेड काउ डिजीज का मानव रूप है। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। अगला प्रश्न है, मानव में रेबीज संचार किसके माध्यम से होता है? जल, वायु, भोजन, कुत्ते काटने से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव में रेबीज का संचार यानी ट्रांसमिशन जो होता है कुत्ते काटने से होता है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। इधर रोग है, इधर वेक्टर हैं। कौन सा वेक्टर कौन सा रोग फैलाएगा उसको सुमेलित करना है। जो मलेरिया होता है ये एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है, विलायती बबूल जिसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की किन भूमियों में उगाने के लिए संतुष्ट है? जो विलायती बबूल होता है इसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। किन भूमियों में उगाने के लिए उपयुक्त है या संतुष्ट है? जल प्लावित, शुष्क, लवणीय क्षारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लवणीय क्षारी जो सॉइल होती हैं और उसमें विलायती बबूल उगाने के लिए उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है? नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है? मध्य प्रदेश, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश का जो नीम है वो राज्य वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीम में औषधीय गुण, कीटनाशक एवं कवकनाशक के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ। नीम में औषधीय गुण या कीटनाशक या फंजीसाइड के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उसे बोलते हैं एजेडिरेक्टिन। नीम में एजेडिरेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों के छाये में उगाने हेतु उपयुक्त फसलें। कृषि वानिकी के अंतर्गत छाया में उगाने वाले फसलें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त हैं? लहसुन, प्याज, गेहूं, धान, अदरक, हल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अदरक, हल्दी जो हैं उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री में छायादार वृक्षों के नीचे भी उगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देती है हल्दी और अदरक। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन 2008 में हुआ। अगला है, मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष अपने बहुउपयोगों के कारण कहा जाता है। जो मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष है अपने बहुउपयोगों के कारण क्या कहा जाता है? उसे शुभ-बबूल बोलते हैं। शुभ-बबूल को मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण वानिकी या रूरल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना होता है? जो रूरल फॉरेस्ट्री होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना। एग्रो फॉरेस्ट्री या रूरल फॉरेस्ट्री जो होती है ग्रामीण वानिकी उसका मुख्य उद्देश्य जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, घास रोपण विज्ञान कहलाता है। घास रोपण विज्ञान को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी।
घास रोपण विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी में सभी कृषिगत का प्रबंधन किए जाते हैं। कृषि वानिकी में जो सभी कृषिगत प्रबंधन है किसके अनुसार किए जाएंगे? फसल के अनुसार, वृक्षों के अनुसार, या दोनों, या कोई प्रबंधन नहीं। कृषि वानिकी में हम फसल के अनुसार जो है सभी कृषिगत क्रियाएं करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? पॉपुलर के साथ मुख्य रूप से गेहूं उगाते हैं और गन्ना भी उगा सकते हैं। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें गेहूं गन्ना हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी के लाभ हैं। कृषि वानिकी से क्या लाभ होते हैं? मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कम होता है, ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त। तो उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कृषि वानिकी के लाभ ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग निम्न के निर्माण में होता है। रेशा, प्लाईबोर्ड, माचिस, इमारतें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग प्लाईबोर्ड के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट है। अगला प्रश्न है वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका या पहचान में जाना जाने लगा है? वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका में पहचानने लगे हैं? पॉल्यूशन सिंक के रूप में। वनों को हम पॉल्यूशन सिंक यानी प्रदूषण को कम करते हैं, सूंघ लेते हैं, उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है वनों की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉपिसिंग शब्द का अर्थ है। कॉपिसिंग शब्द का क्या अर्थ है? वृक्षों का फूलना, वृक्षों को भूमि के निकट से एक समान ऊंचाई पर काटना, बीच बीच में वृक्षों को काटने में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कॉपिसिंग का अर्थ होता है बीच बीच से वृक्षों को काटना, कॉपिसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि विकास सुधार प्रमुख उद्देश्य हो। फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि का सुधार प्रमुख उद्देश्य हो, क्या कहलाएगा? एग्रोफॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन है जाना जाता है? किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन हो जाना जाता है? उसे बेर बोलते हैं। बेर जो वन वृक्ष है पानी को अत्यधिक अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है किस उपयोगिता क्षमता वर्ग की भूमियां एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं है? 7 से 8 जो क्षमता वर्ग की सॉइलें होती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है भारत में विश्व के कुल वनों का कितना % क्षेत्रफल है? भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग 1.2% क्षेत्रफल है। भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग कितना % है? 1.2% क्षेत्रफल है इंडिया में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा देश है जिसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वनों के अंतर्गत आता है % के अकॉर्डिंग? इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जो जापान है उसका भौगोलिक क्षेत्र का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत है वो वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है शिफ्टिंग या झूम खेती भारत में प्रचलित है। जो शिफ्टिंग या झूम खेती है भारत में प्रचलित है किन क्षेत्रों में? उत्तर पूर्वी राज्यों में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के होती है। अगला प्रश्न है शिफ्टिंग या झूम खेती से विनाश होता है। शिफ्टिंग या झूम खेती से जंगलों का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिफ्टिंग या झूम खेती में जो है कि जंगलों को साफ करके खेती की जाती है जिससे क्या होता है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरे स्थान पर लोग खेती करने लगते हैं, इसे ही शिफ्टिंग या झूम खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है जिसमें जंगलों का विनाश होता है। अगला प्रश्न है सिल्वी कल्चर कहलाता है। सिल्वी कल्चर क्या कहलाता है? वृक्षों की खेती, दलहनी खेती, मछली पालन, लाख कीट। तो इसको बोलेंगे जो सिल्वी कल्चर होता है वो वृक्षों की खेती होता है। मछली पालन जो होता है पीसी कल्चर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, वृक्षों की खेती सिल्वी कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है फसल के साथ वृक्ष, चारे एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी प्रबंधन या मैनेजमेंट करने की प्रणाली है। फसल के साथ वृक्ष, चारा एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी मैनेजमेंट एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है।
एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसल के साथ चारा, पशुपालन, वृक्ष तथा भूमि का स्थायी मैनेजमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है खेत या फार्म के चारों ओर उगाने के लिए उपयुक्त वृक्षों की प्रजाति। खेत या फार्म के चारों ओर कौन से वृक्ष हम उगा सकते हैं? आम, आंवला, अमरूद है, बेर, महुआ, नीम, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, सुबबूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा डाउट वाला है। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अधिक एवं लंबी शाखाएं, छोटी एवं कम शाखाएं, धीरे बढ़ने वाली या भूमि से धीमी दर से पोषक प्राप्त करने वाली। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटी एवं कम शाखाएं वाली हों, जिससे क्या हो, फसल पर ओछा कम लगे, छाया कम लगे, जिससे क्या होता है, फसल पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। कृषि वानिकी वृक्षों की मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटे हों और कम शाखाएं उसमें हों। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट है। अगला प्रश्न है पीसीकल्चर का अर्थ होता है। पीसीकल्चर बोलते हैं मछली पालन को, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट है, पीसीकल्चर मछली पालन। अगला प्रश्न है कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घासें हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घास कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 स्टाइलोसिंथस जो है वो दलहनी घास है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में अवस्थित है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कूटों को सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है, बंगलोर विधि है, नाडेप विधि, सभी कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधियां हैं, इनको सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है उसकी खोज या जनक बोल सकते हैं वो CN आचार्य ने की थी। इंदौर विधि जो है उसको सर हार्वर्ड ने दिया था, बेंगलोर विधि को CN आचार्य ने दिया, और नाडेप जो थी वो नारायण देव राव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स जो है वो कुंवर जी भाई यादव से संबंधित है। इंदौर विधि दी है CN को सर हार्वर्ड ने, बेंगलोर विधि दी है CN आचार्य ने, नाडेप दिया है नारायण देवराव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स दिया है ऑप्शन नंबर 4 डी का 1 हो जा डी जो है कुंवर जी भाई यादव। अगला प्रश्न है फेरोमोन प्रपंच इधर दिए और NPV, बीविल नियंत्रण, नीम कीटनाशी ये सभी दिए हुए हैं, इसमें कौन से कीट से संबंधित है उसको मैच करना है। तो इसमें जो फेरोमोन प्रपंच होते हैं उसको किसके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं? जो फेरोमोन प्रपंच है वो नर कीट को मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, फेरोमोन प्रपंच पहले का। ऑप्शन नंबर बी है कि NPV वायरस जो होता है, NPV वायरस का यूज करते हैं हम चने का जो फली बेधक इंसेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट में। और जो बीविल द्वारा नियंत्रण हम करते हैं किसका? बीविल के द्वारा हम जलकुंभी का नियंत्रण करते हैं। और जो नीम कीटनाशी होते हैं उनके द्वारा हम सूत्रकृमि का मैनेजमेंट करते हैं। नीम कीटनाशी के द्वारा सूत्रकृमि का मैनेजमेंट, बेविल द्वारा जलकुंभी का मैनेजमेंट, और NPV वायरस के द्वारा चने का फली बेधक और फेरोमोन प्रपंच जो होते हैं नर कीट का मैनेजमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है गन्ना के ट्रिप क्रॉप दी हो, कीट एवं बीमारियां दी हुई हैं, किस बीमारी को मैनेजमेंट के लिए कौन सी क्रॉप उगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसमें गन्ना के साथ ज्वार क्यों उगाते हैं? जब हम गन्ना के साथ ज्वार उगाएंगे तो जो गन्ने का तना छेदक होता है वो कम लगता है या उसका मैनेजमेंट हो जाता है। A3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान के साथ ढैंचा उगाएंगे तो किस कीट या बीमारी का प्रकोप कम होगा? धान के साथ अगर ढैंचा उगाते हैं तो जो धान का टुंगरू वायरस डिजीज होता है उसका वो कम लगता है, उसका मैनेजमेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कपास के साथ भिंडी उगाएंगे तो कपास का गुलाबी कीट जो होता है उसका मैनेजमेंट हो जाता है। और परवल के साथ अगर गेंदा उगाएंगे तो डी का हो जाएगा इसमें 2 यानी सूत्रक्रम। परवल के साथ गेंदा उगाने पर सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाता है। गन्ना के साथ ज्वार
की अगर ट्रैप क्रॉप उगाएंगे तो गन्ने के साथ ज्वार, तो गन्ने का तना छेदक, धान के साथ ढैंचा तो टुंगरू वायरस धान का, कपास के साथ भिंडी तो गुलाबी कीट कपास का, परवल के साथ गेंदा तो सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाएगा। निमाटोड भी बोलते हैं सूत्रक्रम को। अगला प्रश्न है, भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव बाजार में निम्न नाम से उपलब्ध हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं किस नाम से बाजार में उपलब्ध हैं? माइक्रोफास, सुपरफास, फास्फोबैक्टीरिया। तो ये सभी राइट हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रोफास, सुपरफास और फास्फोबैक्टीरिया आदि नामों से उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, भूमि में फास्फोरस को घोलने वाले कवकों में मृदा में सर्वाधिक संख्या पाई जाने वाले वेम जीनस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ग्लोमस स्पीसीज हैं वो में घोलने वाले जो फास्फोरस हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है ग्लोमस स्पीसीज की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनेक कीटों में नियंत्रण हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। वर्तमान समय में अनेक कीटों के मैनेजमेंट हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है, उसे बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। अधिकतर कीटों के जैविक मैनेजमेंट में हम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट ग्रब इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए किसका हम यूज करेंगे, कौन सा जीवाणु यूज करेंगे? व्हाइट ग्रब कीट के मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बी पोपिलियलिस जो है उसका मैनेजमेंट करता है ये व्हाइट ग्रब कीट का, बी पोपिलियलिस। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने किस प्रोग्राम को वर्ष 2000 में लॉन्च किया? कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने NPOP प्रोग्राम को स्टार्ट किया था सन 2000 में। अगला प्रश्न है, मैच करना इसमें, आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता NPOP की स्थापना, होमा फार्मिंग का मानकीकरण, बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना। तो इसमें जो आधुनिक जैविक कृषि है उसके जन्मदाता हैं सर अल्बर्ट हावर्ड हैं। आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता सर अल्बर्ट हावर्ड। NPOP की स्थापना जो 2000 में की गई थी भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के द्वारा, और जो होमा फार्मिंग का मानकीकरण है उसको किया था गजानन महाराज ने। होमा फार्मिंग का मानकीकरण गजानन महाराज। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु उपयुक्त हरी खाद फसल है। ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु हरी खाद की उपयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा जो है ये दलदली, ऊसर या जलमग्न भूमियों के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। अगला प्रश्न है,